हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखेंगे। तो जो आपका सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर जो आपका है, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब। ठीक, ये आप देख चुके हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, अगर उसमें तीनों चीज़ें होती हैं तो इसका साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, वो है पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम देखते हैं कितने तरह का होता है। जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट है वो कितनी तरह का होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। जो पहला है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सजीव चीज़ें होंगी, है ना, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स जो है ये सजीव ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। अब कैसे आएगा वो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। अब इसकी पोजीशन सेंटेंस में क्या होगी? पहला सब्जेक्ट वर्ब, पहले जो है हम क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, ये पोजीशन है। और उसके बाद जो है, अगर टाइप डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, ये पोजीशन होती है। जैसे ही गिव मी अ बुक, ये देखिए। अब वो समझते हैं। देखिए वाक्य है ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। ये मी, यहाँ पर देखिए मी, यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग थिंग्स। मी मतलब व्यक्ति है, मतलब जीवित प्राणी है, मी आ गया। अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, तो बुक जो है नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, ये बुक आ गया। ठीक, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है एक दूसरे से हस्तांतरित किया जा सकता है। तो उसका जो तरीका है, सब्जेक्ट वर्ब। अब क्या करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे? टू या फॉर, टू या फॉर इधर लिखेंगे, और उसके बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, इनडायरेक्ट के आगे लेके आएंगे, पहले लेकर आएंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम टू या फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे यही वाला सेंटेंस है, ही गिव मी अ बुक। इसी को अगर हम इस रूप में परिवर्तित करें तो कैसे लिख सकते हैं? ही गिव, अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है ए बुक, ही गिव अ बुक टू मी। ठीक, ये हो गया। अब एक और
देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे शी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ए बुक डायरेक्ट निर्जीव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे टू लगा दिया और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो आ गया। इस तरह ये शी सब्जेक्ट हो गया, ब्रॉट वर्ब हो गया, अ ग्लास ऑफ मिल्क ये आपका क्या हो गया, निर्जीव हो गया ग्लास ऑफ मिल्क, है ना। और उसके बाद हम फॉर का यूज़ कर दिए, उसके बाद जी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का यूज़ इस तरह से होता है। उसको ध्यान रखिएगा, पहले जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हुआ है तो उसका किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो है पूरक। ठीक, पूरक। अब ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वह शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है या उनके सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना। मतलब पूरक, मतलब पूरा करता है अर्थ को, किसके? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट जो है दो तरह का होता है। पहला है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या है? सब्जेक्टिव अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, है ना। अब कैसे देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर ना, ही इज अ डॉक्टर, और आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही है, आई है। ठीक है, दो वाक्य हैं, ही और आई में सब्जेक्ट हो गया ये। अब ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर किसके लिए आया हुआ है? ही के लिए आया हुआ है। तो डॉक्टर जो है ही के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई एम अ टीचर, टीचर किसके अर्थ को पूरा कर रहा है? आई को बता रहा है कि आई क्या है? टीचर है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो चूँकि डॉक्टर और टीचर ये ही और आई के बारे में बता रहे हैं कि वो आखिर हैं क्या, ही और आई को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं कि ही इज़, वह है, क्या है? डॉक्टर है, आई एम मैं हूँ, क्या हूँ? टीचर हूँ। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब जो दूसरा आपका है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अब जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उसी तरह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है ना।
जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करें। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। जैसे हम कहें कि वी मेड हिम कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन। ठीक, मैंने उसे कैप्टन बनाया। या द जज फाउंड हिम गिल्टी। अब देखते हैं इसे। वी मेड हिम कैप्टन, मैंने उसे कैप्टन बनाया। द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे दोषी पाया। अब हमें देखना है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ये कैप्टन, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे है ये देखिए। ये ही वी मेड हिम, मैंने उन्हें बनाया, उसे बनाया। क्या बनाया? कैप्टन बनाया, है ना। तो कैप्टन जो है ये हिम के अर्थ को उसे बनाया, लेकिन क्या बनाया? कैप्टन बनाया। तो ये कैप्टन जो है उसके अर्थ को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे पाया। किसे पाया? मतलब उसे क्या पाया? गिल्टी पाया, अपराधी पाया, है ना। कि गिल्टी किसे पाया? उसे पाया। तो ये आपका गिल्टी जो है क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, कि ये हिम जो ऑब्जेक्ट है हिम, ये इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आपका जो आपका सेंटेंस है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है वो हो गया है। बच्चों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा अनुवाद करते समय, कि जो भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना। उसके बाद जो है वर्ब आता है, ठीक, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक, ये एक साधारण सा स्ट्रक्चर है जो साधारण वाक्य में यूज़ होता है ना। तो अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो आपका जो साधारण वाक्य है उसका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। आप कोई भी अनुवाद है, जैसे हम कहें कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ना, आपका ये है। तो आपको इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, है ना, ट्रांसलेशन करना है। तो क्या करेंगे, हमको स्ट्रक्चर पता है कि पहले सब्जेक्ट हमको रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? जो करने वाला होता है, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे डूअर कौन है? जो काम करने वाला है कौन है? मैं, आई है। अब हमको पता है स्ट्रक्चर की वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब क्रिया, जो कार्य किया जाता है, जो क्रिया होती है। यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट हो गया वर्ब, पढ़ता हूँ, रीड, ठीक, रीड। अब उसके बाद में क्या करना है? ऑब्जेक्ट पढ़ना आता है, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आपका ये हो गया, ये हो गया, बचता है आपका ये, मतलब एक बच रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म क्या होता है? मतलब जिसके ऊपर क्रिया होती है, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ का क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर। तो
पुस्तक जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो रीड के बाद में हम ये ए बुक लगा दिए, है ना। वो भी कॉमन नाउन होता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं आर्टिकल, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। तो बच्चों जब एग्ज़ाम में रीऑर्डर करने के लिए आता है, री ऑर्डरिंग द सेंटेंस आएगा, है ना, उसमें सेंटेंस को इधर उधर दाएं बाएं कर देगा। अब जैसे ये है, इसको आपका ऐसे कर सकता है ना, रीड कर देगा, है ना, ए आई बुक कर देगा। तो इसको आपको, ये सेंटेंस को आपको याद रखना है और उसको सेंटेंस को याद रख के जो है इसको करेक्ट करना है आपको, इसको, है ना, आई रीड अ बुक ऐसे करके आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है।